लास्ट क्लास का जो कंटेंट था ना उसको पहले ओपन करते हैं। सर्वर पे जो फाइल रखा हुआ है उसी में फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसमें फोल्डर जो बनाए थे उसका नाम ये है MCA 2020 CS103 और फाइल था हमारा cprogramming.txt। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट जो है उसमें बता रहे थे हम कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट स्टेटमेंट जो है वो प्रिंटफ है। उसके अलावा प्रिंटफ जो है वो बेसिकली वो प्रिंटफ का एक स्पेशल केस है वो, ठीक है। फिर उसके अलावा एस प्रिंटफ है, वी प्रिंटफ है, पुट ch है, पुट s है, इस तरह से कई सारा बना हुआ है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का जो पर्पस है वो दो चीज़ है। एक तो है कि उसका जो सिंटैक्स है उसको सीखना, और दूसरा जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो ये है कि लॉजिक डेवलप करना। जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का जो लॉजिक होगा जनरली हम लोग क्या करते हैं उसको सोचते हैं पहले इंग्लिश में, ठीक है। और इंग्लिश में सोचने के बाद तब उसको हम ये सीखना है कि हाउ टू कन्वर्ट दैट लॉजिक इन ए पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्ड है या उसका जो ग्रामर है वो अलग है, और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स है या जो ग्रामर है ये बिल्कुल अलग है। तो इस दोनों को आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये कन्वर्जन जो है ना यही मेन काम हमारा है एज ए प्रोग्रामर। तो हम लोग भी क्या करेंगे कि धीरे धीरे जितना भी इसका सिंटैक्स वगैरह है उसको सीखते जाएंगे, और सीखने के साथ साथ छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर के और तब फिर उसको इंग्लिश में लिखे हुए प्रोग्राम को या उसके लॉजिक को सी में कन्वर्ट कर लेना है। मतलब माइंड में ये लेके चलना है कि सी लैंग्वेज जो है वो भी जस्ट लाइक एक सिंपल लैंग्वेज है कि अगर किसी से बात करना है या कुछ सोचना है किसी चीज़ के बारे में तो उस समय क्या करना है कि सी लैंग्वेज में जितना फैसिलिटी अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए तब उस टर्म में अपना जो लॉजिक है उस लॉजिक को हम कैसे एक्सप्रेस करें, ये एक्सप्रेस करने का जो स्किल है बस वही हमारा प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग और कुछ नहीं है, सिंपल एक स्किल है। और डे बाई डे जैसे जैसे नया नया लैंग्वेज आते जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि काम हमारा आसान होता जा रहा है। क्योंकि अल्टीमेट टारगेट ये है कि एक दिन ऐसा होना चाहिए कि प्लेन जो हमारा जो प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज है ना वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। हालांकि वैसा होने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है, या हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा ये कहना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कोशिश वही है कि ये जो गैप है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के बीच का ना वो गैप ही खत्म हो जाए। वो जिसको इंग्लिश आता है वो प्रोग्रामिंग कर ले, लेकिन अब उसके लिए वैसा कंपाइलर बनाना, वैसा इंटरप्रेटर बनाना वो काफ़ी टीडियस काम है ना। तो इसलिए है कि जो प्रोग्रामर है उसका ज़रूरत अभी है और अभी रहेगा अभी। हाँ, जिस दिन उस तरह का फ़ैन तो चल रहा है तो फ़ैन से तो कुछ डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है आवाज़ है? अच्छा एक मिनट रुको तुम, फ़ैन का आवाज़ आ रहा है। अच्छा इसको थोड़ा इसका इनपुट लेवल कम करते हैं। अब हेलो अब आ रहा है सही से आवाज़? अब ठीक है। नहीं वो होता क्या है कि इसका जो इनपुट लेवल है ना अगर वो बढ़ा हुआ रहता है तब वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। और इनपुट लेवल अगर कम रहेगा तो आवाज़ कम जाएगा। तो ये इनपुट लेवल कितना सेट उस पर डिपेंड करता है। दो तरह का इसमें लेवल दिया हुआ है ना, एक आउटपुट का लेवल है ये कि उधर से ये स्पीकर का वॉल्यूम है और ये माइक का है, तो दोनों बैलेंस रहना चाहिए। तो आउटपुट हम हाँ उस सब में होता है। ये तो जैसे हम अभी लिनक्स यूज़ कर रहे हैं ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ना फीचर है। जैसे मान लो अगर विंडोज़ अगर यूज़ कर रहे होगे अगर, तो विंडोज़ में भी जहाँ माइक का सेटिंग होता है ना, माइक के सेटिंग में रहता है दिया हुआ है कि माइक का इनपुट वॉल्यूम कितना होगा। जो स्पीकर होगा उसका आउटपुट होगा, जो माइक होगा उसका इनपुट होगा। नहीं, क्योंकि स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है और माइक जो है वो इनपुट डिवाइस है। और दोनों का काम क्या है, वो वॉइस को ट्रांसफ़र करना। एक वॉइस के लिए इनपुट है, दूसरा वॉइस का आउटपुट है, बस अंतर इतना ही है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है, सबका अपना अपना फीचर है वो। तो आउटपुट स्टेटमेंट में हम लोग एक जैसे प्रिंटफ जनरली हम लोग यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो प्रिंटफ यूज़ करने का जो सिस्टम है वो कुछ नहीं है, कम से कम इसमें एक आर्गूमेंट पास करना है, और वो जो पहला आर्गूमेंट होगा वो एक स्ट्रिंग होगा। अब उस स्ट्रिंग के अंदर हम फर्दर अगर हम कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग अगर यूज़ करते हैं तब उसके अकॉर्डिंगली वेरिएबल्स का नाम वगैरह पास करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर वो जो स्ट्रिंग है जिसको हमने पास किया है प्रिंटफ में उसके अंदर अगर कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग अगर नहीं है तब तो उसको एज इट इज़ वो डिस्प्ले कर देगा वो। तो आउटपुट फंक्शन के लिए छोटा सा प्रोग्राम हम लिखे भी थे, welcome.c नाम का फाइल था एक, यहाँ पे इस फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। तो अभी ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम में सिंपल ये एक ही स्टेटमेंट यूज़ किया गया है प्रिंटफ, जिसके अंदर एक ये फिक्स मैसेज पास किया गया है। इस फिक्स मैसेज के अलावा यहाँ पे एक /n लिखा हुआ है। तो प्रिंटफ में हम जब कुछ भी कोई स्ट्रिंग पास करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ जो है वो स्पेशल है। एक हमारा होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग और दूसरा होता है एस्केप सीक्वेंस। ये जो है ना इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, मतलब वैसा कैरेक्टर जिसके पहले स्लैश यूज किया हुआ हो, बैकवर्ड स्लैश, उसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या करता है कि वो कैरेक्टर का जो नॉर्मल मीनिंग है उस नॉर्मल मीनिंग को वो चेंज कर देता है और उसका मीनिंग चेंज करके उसका कुछ स्पेशल मीनिंग वहाँ पे वो इम्प्लाई कर लेता है। ठीक है, तो अभी पहले आते हैं इस वाले पार्ट पे, 5वां नंबर पॉइंट जो है, यह है बहुत छोटा चीज़ लेकिन काम का चीज़ है, एस्केप सीक्वेंस। इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, स्टार्टिंग विथ बैकवर्ड स्लैश, दैट मीन्स ये वाला सिंबल, है ना। बैकवर्ड slash is used to change the normal meaning of the character. For example, if we will use the alphabet n in a string, then it will display the alphabet n on the screen. But when we will use /n, then it changes the meaning of n, and in this case it becomes new line character. जिसको कि हम लोग जनरली इंटर की भी बोलते हैं। तो जनरली ये क्या होता है कि इंटर की जो है उसका यूज होता है नया लाइन क्रिएट करने के लिए, लेकिन प्रोग्राम जिसे मैं रन कर रहा है ना, प्रोग्राम के थ्रू अगर हम इंटर की प्रेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये सिस्टम बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे /n हो गया तो वो हो गया किसके लिए, /n जो है वो हो गया न्यू लाइन के लिए। /t जो है उसको डिफाइन कर दिया गया है टैब के लिए। ऐसे नॉर्मली अगर हम कहीं टाइप कर रहे हैं कोई टेक्स्ट वगैरह, और तो वहाँ अगर हमें क्या करना है कि टैब प्रेस करना है, तब तो उसके लिए काफ़ी आसान है, कीबोर्ड में टैब की लगा हुआ है उसको टैब प्रेस कर देंगे। लेकिन अब रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं, कि जो मेरा टेक्स्ट है ना वो टेक्स्ट जो है वो सी के प्रोग्राम से जनरेट हो रहा है, और सी के प्रोग्राम से ही नहीं, मतलब जनरली जितना भी लैंग्वेज है हर लैंग्वेज में ये जो एस्केप सीक्वेंस है ना ये कॉमन है। ये मतलब यही एस्केप सीक्वेंस C++ में भी काम करेगा, यही एस्केप सीक्वेंस जो है वो जावा में भी काम कर जाएगा, वही PHP में भी काम करेगा, वही पाइथन में भी काम करेगा, इसको कॉमन रखा गया है।
जनरली ये कॉमन है, किसी किसी लैंग्वेज में थोड़ा बढ़ा दिया गया हुआ भी है, लेकिन मोस्टली ये सब जगह सेम ही है ये। तो सिंपल इसका मीनिंग ये होगी, इसलिए इसका नाम दिया गया है एस्केप सीक्वेंस। मतलब एस्केप करने का मतलब क्या होता है ना कि चेंज करना, ठीक है। तो ये एन के मीनिंग को चेंज कर दिया है, इसने क्या किया कि टी के मीनिंग को चेंज कर दिया, लाइक दिस। फिर एक आता है जिसको बोलते हैं /r, इसका नाम है कैरेज रिटर्न। इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कभी कभी लगता है ये है कि /n और /r दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे /n क्या करता है कि नया लाइन वो क्रिएट कर लेता है, ठीक है। मतलब अब जैसे कोई लाइन हम राइट कर रहे हैं, अब उसमें लाइन राइट करते करते क्या हुआ कि जहाँ तक हमारा कर्सर पहुँचा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि /n प्रेस करेंगे, तो वहीं पे वो उसी कॉलम में क्या करेगा ना कि न्यू लाइन प्रिंट कर देगा। और /r जो है वो क्या करता है कि उसका इंडेंट जो होता है उसको मेंटेन करता है। मतलब जो पेरेंट लाइन हमारा है, पेरेंट लाइन जहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर न्यू लाइन जो है ना वो भी वहीं से स्टार्ट हो, इस बात को अगर श्योर करना है तो उसके लिए /r यूज़ करना कंपलसरी है। हालांकि इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम भी वेरी करता है, ठीक है, कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उस कैरेक्टर को कैसे ट्रीट करता है। इसीलिए दो तरह का अलग अलग कैरेक्टर डिफाइन किया गया है। एक डिफाइन किया गया है सिंपल /n, मतलब जहाँ पे मेरा कंट्रोल है जिस कॉलम में, उस कॉलम में वहीं से लाइन ब्रेक कर लेना है। और दूसरा ये है कि /r का मतलब होता है कि लाइन ब्रेक करना है, लेकिन हमको इंडेंट भी मेंटेन करना है। तो मतलब इंडेंट का मतलब क्या हो गया कि ओरिजिनल जो मेरा लाइन था वो जिस कॉलम से स्टार्ट हुआ वहीं से हमको स्टार्ट करना है, इस तरह का चीज़ है। उसके अलावा एक /f भी है। /f का मतलब होता है फॉर्म फिट। जनरली इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं फॉर्म फिट को, लेकिन फॉर्म फिट को यूज़ कब करेंगे? फॉर्म फिट का मतलब ये होता है ना कि टू क्रिएट ए न्यू लाइन, नॉट न्यू लाइन, टू create a new page while printing या फिर while sending output on the printer। प्रिंटर के केस में जनरली हम लोग उसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लो किसी का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्रोग्राम का यूज़ करके कोई रिपोर्ट जनरेट करना है, तो रिपोर्ट जनरेट करते समय जनरली हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं कि एक पेज में जो है ना इतना लाइन का कंटेंट उसके अंदर आएगा, ठीक है। और जिस समय वो लाइन उतना लाइन क्रॉस कर गया, उसके बाद हमने लॉजिक लगा दिया कि /n लगा देना है वहाँ पे। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे कोई रिपोर्ट हमारे पास अगर 10 पेज का है तो 10 पेज में हर पेज पूरी तरह से भरा हुआ हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक पेज उसमें बीच में ऐसा हो जो कि आधा ही लिखा हुआ है, और उसके बाद का जो कंटेंट है फिर वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो रहा है। तो फोर्सफुली अगर नया पेज अगर क्रिएट करना है, ठीक है, प्रिंटिंग करने के समय, तो उसके लिए /f यूज़ किया जाता है। इसको बोला जाता है फॉर्म फिट। मतलब फिट करने का मतलब क्या होता है, खिलाना, ठीक है। हेलो, हाँ, ये फॉर्म फिट का मतलब होता है कि जिस समय हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं प्रोग्राम के थ्रू, तो रिपोर्ट जनरेट करते समय क्या होता है ना कि उस समय जनरली हम लोग लॉजिक ये लगा देते हैं कि हमारा जो एक पेज है रिपोर्ट का, उस पेज का साइज इतना है, मतलब उस पेज में इतने सेंटेंस हमको राइट करना है। उतना सेंटेंस के बाद हम लोग क्या करेंगे कि नए पेज पे कंट्रोल को ले जाते हैं। लेकिन हाँ, तो अगर इसको हम यूज़ करेंगे तो वो बीच में ही जहाँ पे मेरा कंट्रोल है वहीं से वो नए पेज पे चला जाएगा वो, है ना। इसलिए मैं लिखेंगे नहीं, वो printf के अंदर जो है ना, असल में ये printf के साथ यूज नहीं होता है, इसको हम यूज़ करते हैं fprintf के साथ। ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला fprintf, इसके साथ, हाँ, इसके साथ यूज करते हैं। क्योंकि जब प्रिंटर पे आउटपुट भेजना होगा ना, तो उसके लिए fprintf ही यूज करना होगा उसके लिए, उस केस में। नहीं, जैसे ये /n /t /r, इसके लिए तो ये काफ़ी है printf, है ना। असल में fprintf जो है वो ज़्यादा जेनरिक है, ठीक है। मतलब जैसे अब यहाँ दिखाते हैं अभी हम कि ये हमारा प्रोग्राम है, ये वाला, ठीक है। इसमें हमने printf यूज़ किया हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये printf क्या करेगा ना कि ये
हाँ, ये आउटपुट को ये डिस्प्ले करेगा मॉनिटर पे। ठीक है, एक मिनट, कुरियर कुरियर वाले का फ़ोन आ रहा है, एक मिनट।
लो, अभी हम बता रहे थे ये वाला कि हाँ वेलकम टू, असल में पूरे वाला भी आया नहीं, बोला कि आ रहे हैं आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या किया है ना कि यहाँ प्रिंट एफ यूज़ किए हैं। तो प्रिंट एफ क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो मॉनिटर पे वो स्क्रीन के आउटपुट को डिस्प्ले कर देता है। यहीं पे अगर हम एफ प्रिंट एफ अगर यूज़ करना चाहें तो इसको ऐसे यूज़ करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि एफ प्रिंट एफ, ये पूरा कॉपी किया हुआ है। अब इसमें दो आर्गुमेंट पास करना होगा। पहला आर्गुमेंट जो है वो हो जाएगा std out। तो ये फर्स्ट आर्गुमेंट जो है ना ये std out, ये एक पॉइंटर है फाइल टाइप का जो कि पहले से डिफाइन किया हुआ है। और ये क्या करता है कि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर को ये पॉइंट करता है। अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं मॉनिटर के ऊपर। तो इस केस में इसका और इसका दोनों का मीनिंग सेम हो गया, क्योंकि प्रिंटफ भी क्या करता है कि मॉनिटर पर ही आउटपुट को सेंड करता है। लेकिन यहीं पे अगर हमको मॉनिटर पर नहीं सेंड करना है, प्रिंटर पर सेंड करना है, तो यहाँ लिखना होगा stdprn। तो जो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर हमारा अटैच किया हुआ होगा उस डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पे ये आउटपुट चला जाएगा। बस यही कि प्रिंटर उस समय ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो कोई रिपोर्ट जनरेट करना है प्रिंटर के थ्रू, तो नेचुरल है कि ये प्रिंटफ यूज़ करेंगे और वहाँ क्या करेंगे कि stdprn पास कर देंगे फर्स्ट आर्गूमेंट में। और फिर अब वहाँ पे जैसे वेलकम टू सी प्रोग्राम लिखे हैं और जहाँ /n लिखे हैं वहाँ /n भी यूज़ कर सकते हैं और /n के अलावा /f भी यूज़ कर सकते हैं। अगर /f यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा कि नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, और /n अगर यूज़ करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। दोनों में अंतर इतना ही है, एक में जो है वो नेक्स्ट लाइन पे है, /f से जो है नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा वो, नेक्स्ट पेज पे, और /n से नेक्स्ट लाइन पे। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, चूँकि पेज क्रिएट करने के लिए है ना, ये न्यू पेज क्रिएट करना है, तो ये पेज के हाँ तब करेंगे, तब हो सकता है वो। लेकिन वो जब भी होगा तो उन लाइन के रिगार्डिंग, हाँ, नहीं तब मॉनिटर पर नहीं दिखेगा। तब अगर मॉनिटर पर दिखाना है, अगर डायरेक्ट वह हाँ, अगर मॉनिटर पर दिखाना है तो फिर दोनों यूज़ करना होगा, प्रिंटफ भी यूज़ करना होगा और प्रिंटफ भी यूज़ करना होगा, तब जाके होगा वो। या आप ऐसा कर सकते हैं कि जो प्रिंटफ है ना इसको दो बार यूज़ कर ले, एक बार std out के लिए यूज़ कर ले और एक बार इसको stdprn के लिए यूज़ कर ले। तो तीन तरह का जो है ना फाइल पॉइंटर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ रहता है। एक का नाम है std out, एक का नाम है std in और एक का नाम है stdprn। तो std out जो है वो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, std in जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस मीन्स कीबोर्ड है, और stdprn जो है वो स्टैंडर्ड प्रिंटिंग डिवाइस है, मीन्स जो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर हमारा अटैच किया हुआ है उसको ये पॉइंट करता है, ठीक है। तो ये उसका मीनिंग सीक्वेंस का। इसके अलावा ये है, हाँ नहीं, ये असल में ऑटो सजेशन कारण, किसको, ये वाला हाँ, ये भी रन कर जाएगा जैसे पहले रन करता है ना वैसे ये भी आउटपुट आएगा इसका। एक मिनट, आउटपुट वाइज दोनों सेम ही काम करेगा अभी। एक मिनट लगता है, आ गया कुरियर वाला, आ रहे हैं 2 मिनट में।
हेलो हेलो। अब जैसे अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग रन करना है तो उसको लॉगिन कर लिए टर्मिनल पे और जाते हैं उस फोल्डर के अंदर। MCA 2000 MCA मॉडल नहीं है, MCA अच्छा इसके अंदर नहीं है, मुझे लगता है कि पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर होगा। यहाँ है, यहाँ भी इस फाइल को हम देख सकते हैं कि फाइल में क्या लिखा हुआ है। जैसे कैट कमांड एक होता है, कैट और वेलकम डॉट सी, वही दिखा रहा है सेम फाइल। अभी यहाँ हम लोग क्या किया कि stdprn किया हुआ है, तो stdprn तो प्रिंटर तो अटैच इस पे है नहीं, क्या इसको करते हैं ना, इसको std आउट कर लेते हैं ताकि वो टेस्ट हो पाए। अब इसको फिर से यहाँ से कैट कमांड सकते हैं। आ गया std आउट। पहले कंपाइल करना होगा, जैसे बताया थे लास्ट क्लास में कि gcc वेलकम डॉट सी और -x -o फिर वेलकम डॉट ओ, ये हो गया आउटपुट फाइल। अब इसी को रन करना है। आ गया आउटपुट वेलकम टू सी प्रोग्राम। जबकि इस फाइल में अभी printf ना काम नहीं कर रहा है, इसमें fprintf काम कर रहा है। तो वो इसलिए डिस्प्ले कर रहा है ना कि वो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस हमारा जो है मॉनिटर है वो, ठीक है। अगर हम एक बार टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं अभी कि इसको std इन कर लेते हैं। अब जरा इसको एक बार कंपाइल करते हैं। पहले ये कंपाइल हो गया, फिर ये रन किया, कोई आउटपुट नहीं आया। ये आउटपुट इसलिए नहीं आया ना कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं stdin, और stdin किसको पॉइंट करता है, stdin पॉइंट करता है कीबोर्ड को। तो कीबोर्ड को हम पॉइंट कर रहे हैं और कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, उसमें राइटिंग का परमिशन है ही नहीं। जब राइटिंग का परमिशन नहीं है तो राइट कहाँ से कर पाएगा, तो इसलिए वहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया। तो यही printf जो है ना कुछ नहीं है, ये जस्ट एक स्पेशल केस है fprintf का, जिसमें कि फर्स्ट आर्गुमेंट जो है फिक्स किया हुआ है std आउट। ये इसका सिस्टम है। तो अगर जनरलाइज का भी करना है अगर, तो जनरलाइज करने के लिए क्या करना है कि fprintf यूज़ करना है, सिंपल printf यूज़ नहीं करना है। अब तो समझ में आ गया होगा। हेलो, चलो ठीक है। दूसरा चीज़ ये है, एक तो एस्केप सीक्वेंस हो गया, दूसरा हम लोग ये यूज करते हैं कि फॉर्मेट स्ट्रिंग हम लोग जनरली यूज करते हैं। जैसे %c यूज करते हैं, %d यूज करते हैं, %f यूज करते हैं। तो वो फॉर्मेट स्ट्रिंग का पर्पस क्या होता है ना कि किसी वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले करना। तो अब यहाँ पे C में क्या है कि उसका वेरिएबल का टाइप जो है वो फिक्स किया हुआ रहता है, मतलब प्रोग्राम के शुरू में ही बताना पड़ता है कि ये जो वेरिएबल हमारा है इसका टाइप क्या है। टाइप इन द सेंस कि किस तरह के डेटा को ये कंटेन करेगा। आजकल जो लैंग्वेज आता है ना उसमें क्या होता है कि वो उसका टाइप फिक्स नहीं होता है, मतलब वेरिएबल में का कोई टाइप होता ही नहीं है। बेसिकली जिस तरह का वैल्यू उसमें हम प्लेस कर देंगे ना उस तरह का वैल्यू वो कंटेन कर लेगा, उसके अकॉर्डिंगली अपना वो काम करता रहता है। तो रन टाइम में वो चेक करता है कि वेरिएबल का जो कंटेंट है उसका नेचर क्या है और अकॉर्डिंगली फिर अपना वो काम करता है। लेकिन C और C++ और जावा इस 3 लैंग्वेज में वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे क्या है कि सब पहले से फिक्स किया हुआ है। तो इसलिए अगर किसी वेरिएबल के वैल्यू को जब डिस्प्ले करना होता है तो वहाँ बताना पड़ता है printf को कि हम जिस वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले करने जा रहे हैं, है ना, उसका डेटा टाइप क्या है। मीन्स वेदर इट इज इंटीजर और फ्लोट और लॉन्ग और डबल, उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो उस फॉर्मेट स्ट्रिंग पे आने से पहले हम लोग अभी क्या करेंगे कि थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेंगे वेरिएबल्स का, कि वेरिएबल क्या है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे उसको यूज़ करेंगे, और फिर तब जिस समय वेरिएबल को प्रिंट करेंगे ना उस समय फॉर्मेट स्ट्रिंग को डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा वेरिएबल। है तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट लेकिन काफ़ी ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और पूरे प्रोग्रामिंग का जो बेस है वो बेस हमारा वेरिएबल ही है। मतलब वेरिएबल सबसे पहला कंसेप्ट है जनरलाइजेशन का। प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं ना तो प्रोग्रामिंग करने के पीछे एक ही रीज़न होता है कि जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को जनरलाइज करना। प्रोग्रामिंग में 2 चीज़
मतलब एक होता है जनरलाइजेशन और एक होता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी खास वैल्यू के लिए काम करना, किसी खास केस के लिए काम करना। और जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि इन जनरल सोचना या इन जनरल काम करना, ठीक है, ताकि जो रूल हम बनाएं या जो रूल हम राइट करें वो रूल किसी एक वैल्यू के लिए अप्लीकेबल नहीं हो, रेदर वो बहुत सारे वैल्यू के लिए अप्लीकेबल हो। तो ये जनरलाइजेशन का जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ यहीं वेरिएबल से स्टार्ट हो गया ये। जैसे मान लो कि हम सी में कोई प्रोग्राम बनाए जिसमें कि 2 नंबर जोड़ना है मुझे, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि प्रोग्राम में जाकर के भी हम फिक्स कर दें कि ये जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो ये 2 + 5 का जो सम है उसको ये डिस्प्ले करेगा। तो वो जो प्रोग्राम है उसमें ऑपरेटर यूज़ होगा, प्लस ऑपरेटर उसमें हम यूज़ करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या होगी ना कि जब भी वो प्रोग्राम रन करेगा तो 2 और 5 इसी 2 वैल्यू के सम को वो डिस्प्ले करेगा, मतलब हमेशा वो 7 ही डिस्प्ले करेगा। अगर नंबर चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर जाकर प्रोग्राम में चेंज करना होगा, उस 2 को चेंज करना होगा, 5 को चेंज करना होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू जो हमने फिक्स कर दिया, ये वैल्यू फिक्स करना सही चीज़ नहीं है। प्रोग्राम मतलब कोड हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए काम करे। तो वेरिएबल का कंसेप्ट वहीं से स्टार्ट होता है कि वेरिएबल को डिफाइन ही किया गया इस तरीके से कि वेरिएबल को डिफाइन किया गया कि वेरिएबल एक ऐसा एंटिटी है ना, या वेरिएबल एक ऐसा एंटिटी है जो डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो नेचुरल है कि वो एंटिटी कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा। तो वो एंटिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो वो जो एंटिटी हमारा है वो कंप्यूटर के मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। कंप्यूटर का जो रनिंग मेमोरी है, जो रैम है, ठीक है ना, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जगह एक्वायर करते हैं। और जगह एक्वायर करने का काम हमारा नहीं होता है, वो जगह एक्वायर करने का काम कंपाइलर का होता है कि जिस समय प्रोग्राम रन करता है ना उस समय कंपाइलर क्या करता है कि मेमोरी में जाकर जगह एलोकेट कर लेता है। और एलोकेट करने के बाद उसका कुछ नोमेनक्लेचर होता है, कुछ उसका नाम दिया जाता है। तो वो नाम देने का सिस्टम हमारे कंट्रोल में होता है कि हम चाहे तो उसमें कुछ नाम दे सकते हैं। लेकिन हम नाम दें या नहीं दें ये मैटर नहीं करता है, जो जगह एक्वायर हुआ ना वही जगह हमारा बेसिकली वेरिएबल है। तो वेरिएबल को सिंपलेस्ट वे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल इज़ द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर वी स्टोर सम डेटा, जहाँ पे हम कुछ न कुछ डेटा को हम स्टोर करते हैं। तो जैसे ही वेरिएबल डिफाइन करेंगे मेमोरी में जगह को ऑक्युपाई होगा और उस जगह का कुछ न कुछ नाम दे दिया जाएगा। और नाम के अलावा हर वेरिएबल का अपना एक एड्रेस भी होता है, ठीक है। तो अब जब भी काम करना है तो हम उस एड्रेस के थ्रू भी काम कर सकते हैं, हम उसके नाम के थ्रू भी काम कर सकते हैं। नेचुरल है कि एड्रेस याद रखना डिफ़िकल्ट टास्क है, इसीलिए एड्रेस के थ्रू काम करना प्रेफर नहीं किया जाता है ना, नाम के थ्रू ही प्रेफर किया जाता है। ये बिल्कुल कंसेप्ट वैसा ही है कि जैसे पहले क्या था कि पहले स्मार्टफोन नहीं था, पहले सिंपल बेसिक फ़ोन था। तो बेसिक फ़ोन में क्या होता था ना कि हर आदमी का जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं या जितने भी जान पहचान के आदमी हैं, हम लोग क्या करते थे, उनका अपना एक डायरी मेंटेन करते थे। और जब भी किसी से बात करना होता था तो उनका नंबर मैनुअली डायल करना पड़ता था। तो वो जो नंबर हमारा है वो समझना, इस तरह समझना है कि वो एड्रेस है, और पर्सन का जो नाम हमारा है ना वो उसका वेरिएबल का नाम है। इस तरीके से उसको मैप करना है। तो नेचुरल है कि नाम आसानी से याद हो जाएगा जो कि अल्फ़ाबेट्स होगा, और नंबर याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा क्योंकि एक नंबर के अंदर बहुत सारे डिजिट होगा। जैसे आजकल है ना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, तो हर आदमी का मोबाइल नंबर याद करना आसान नहीं है, लेकिन नाम याद करना आसान है। तो वेरिएबल भी वही चीज़ है कि कंप्यूटर की मेमोरी में हम जब डेटा स्टोर करते हैं तो जिस जगह पे वो डेटा स्टोर होता है उस जगह का कुछ न कुछ अपना एड्रेस होता है, और वो एड्रेस कुछ नहीं होता है, वो एक नंबर होता है। हम अगर चाहें तो उस नंबर का यूज़ करके भी काम कर सकते हैं, लेकिन बार बार उस नंबर को मेंशन करना ये अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। इसलिए क्या सिस्टम बना दिया गया कि नंबर को आप भूल जाइए और जो उसका नाम है ना उस नाम से आप काम कर लीजिए, उस नाम से उसको कॉल कर लीजिए। तो नेचुरल है कि एक लेवल का एक मैपिंग होगा। कैसे हम लोग पहले क्या करते थे कि वो टेलीफोन डायरी मेंटेन करते थे, हर कोई अपने पॉकेट में जो है ना टेलीफोन डायरी लेके घूमता था, और उसमें अल्फ़ाबेटिकली उसमें अरेंज करता था कि जिसका नाम ए से है उसका नंबर एक जगह पे है, जिसका नाम बी से है उसका नंबर एक जगह पे है, जिसका नाम सी से है उसका नंबर एक जगह पे है। उस तरीके से यहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जितना वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, हर वेरिएबल का नाम और उसका एड्रेस, उसको वो एक टेबल के अंदर स्टोर कर लेता है।
और जैसे ही हम प्रोग्राम में जाकर के वेरिएबल के नाम को मेंशन करते हैं तो वहाँ से पहले वो उस टेबल में जाता है और देखता है कि ठीक है कि इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, और फिर फाइनली काम वो एड्रेस पे ही करता है। लेकिन हमको ये लगता है कि नहीं, कि हमने नाम के थ्रू काम कर लिया। तो वेरिएबल जो है वो बस जनरलाइज किया गया है ना, वैल्यू को जनरलाइज किया गया है कि डायरेक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, वैल्यू के नाम से मतलब है। तो बेसिकली इसको हम लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं सिंपलेस्ट वे में कि ए वेरिएबल इज द नेम given to the memory location of computer where we store some data for processing. When a data item is stored inside computer memory, then that place is having some address associated with it. We can refer to that location and value using this address, but remembering address of so many locations is not feasible for us. So a name is also assigned to that location, and that name is known as variable name. Therefore, when ever a variable is defined, then it is having following aspects associated with it. हर वेरिएबल के साथ क्या क्या होगा, तो एक उसका अपना नाम होगा, हर वेरिएबल का अपना एक एड्रेस होगा जो कि नंबर होता है जनरली, है ना, और वो नंबर पॉजिटिव नंबर होता है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो पाएगा, वो अनसाइंड जिसको बोलते हैं। तीसरा, उस वेरिएबल का अपना कुछ वैल्यू होगा। हम अगर मान लो वैल्यू अगर नहीं भी देते हैं, फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू रखा हुआ होगा, भले वो गार्बेज हो, लेकिन वैल्यू वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। फिर उसके अलावा जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसका टाइप होगा कि वो वैल्यू किस नेचर का है, वो इस कैरेक्टर है कि इंटीजर है कि फ्रैक्शनल नंबर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका टाइप या डेटा टाइप का उसको। तो हर वेरिएबल का अपना एक नाम होगा। उसके अलावा एक और ही प्रॉपर्टी है, वो है साइज, कि जो जगह हमने एलोकेट किया तो वहाँ पे कितना जगह हमने एलोकेट किया। तो जनरली वो जो एलोकेशन है ना, वो एलोकेशन होता है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, है ना। अल्टीमेटली तो सब कुछ बिट्स में चलता है ना। और बिट जो टर्म है वो सबसे लोएस्ट यूनिट है मेमोरी मैपिंग का। बिट का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है? BIT जो टर्म है बिट, उसका फुल फॉर्म क्या है किसी को आइडिया? बिट जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है बाइनरी डिजिट को,
है ना। कंप्यूटर मतलब है क्या है कि कंप्यूटर के अंदर जितना भी हम काम करते हैं सब तो बाइनरी नंबर सिस्टम में काम होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही डिजिट हमारे पास है, 0 और 1। तो वही बाइनरी डिजिट, तो बाइनरी BI फॉर बाइनरी, और डिजिट का जो है लास्ट जो T है वो लिया हुआ है, दोनों मिला के बना दिया गया बिट। तो कितना बिट हम वहाँ पे एक्वायर करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका साइज़ डिफाइन किया जाता है। तो जैसे जैसे हमारा डाटा का साइज़ बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंगली साइज़ भी हमारा बढ़ेगा या घटेगा। तो हर वेरिएबल के पास जो है ना ये 5 तरह का एस्पेक्ट होता है हमारे पास। नेचुरल है, हाँ बिट का मैं बोले थे कि मतलब साइज़ जो है ना, साइज़ देखो जैसे मतलब बोले साइज़, तो साइज़ का मतलब हो गया कि उसके लिए कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए, ठीक है। कि क्या उसका यूनिट होगा। तो हाँ तो उसका जो यूनिट है ना, जो सबसे छोटा जो उसका यूनिट है वो होता है बिट होता है वो, और उससे बड़ा जो होता है वो बाइट होता है। नहीं, और उसके बाद हाँ उसके बाद फिर किलो बाइट है, मेगा बाइट है, गीगा बाइट है, टेरा बाइट है, ऐसे होता है। यहाँ पे लिख देते हैं कि द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ size or space occupied by a variable is bit. The term bit is a short form of the word binary digit। बाइनरी डिजिट ऐसे है। तो इसको ऐसे समझो ना कि जैसे कि बी जो पहला हमारा है बिट का जो है BI, समझो कि ये BI जो है ये वाला है BI, और ये जो T है ये T इसका लास्ट का T लिया हुआ है। या फिर कुछ लोग उसको ऐसे भी कहता है कि नहीं ये जो B है ना ये वाला केवल B है, और डिजिट का जो लास्ट का जो IT है उसको यहाँ पे डाल दिया गया है। तो एनी हाउ दोनों में से कोई भी अल्टीमेटली ये पॉइंट करता है इस चीज़ को, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये बाइनरी डिजिट का, ठीक है। और बाइनरी डिजिट क्या है कि ये बाइनरी डिजिट इज ए digit of binary number system, ठीक है। in case of binary number system there are only 2 digits, 0 and 1, ठीक है। जैसे हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो उसको डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग इसलिए बोलते हैं ना कि उसके अंदर 10 डिजिट हमारे पास है, 0 से लेकर के 9 तक है। तो किसी भी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हमारे पास वही 10 डिजिट है जिसको यूज़ करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम में हम जब काम करेंगे तो वहाँ भी यही होता है कि वहाँ भी किसी भी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास 2 ही सिंबल है, एक 0 है और एक 1 है। तो ये 0 जो है ना ये एक बिट है, ये 1 जो हमारा है ये भी एक बिट है, ठीक है। तो कितना बिट हम जगह ले रहे हैं मेमोरी के अंदर, है ना, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वही उसका साइज होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बिट का यूज़ करते हैं। और जो हायर यूनिट्स जो है हायर यूनिट्स ऑफ साइज या फिर मेमोरी साइज आर, जैसे इसके नेक्स्ट बात जो है वो बाइट है ना, जो कि 8 बिट्स के बराबर उसको डिफाइन किया गया है। उसके अलावा किलो बाइट है, किलो बाइट में भी 2 है, एक KB है, ठीक है। तो जो KB है ना ये 10 से 24 बाइट्स के बराबर है, ठीक है।
इसके अलावा एक और के भी है जिसको बोलते हैं ऐसे KIB बोलते हैं। ये जो है ना ये 1000 बाइट्स के बराबर है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दो तरह का के भी चलता है। एक के भी चलता है ये वाला सिंपल के कैपिटल के कैपिटल बी, और एक के भी चलता है ये वाला कैपिटल के स्मॉल आई कैपिटल बी, है ना। ये भी किलोबाइट ही है और ये भी किलोबाइट ही है। लेकिन सवाल है कि दो तरह का किलोबाइट क्यों बनाया गया। फिर जैसे किलोबाइट का जो मेगाबाइट है ना उसमें भी दो है, फिर गीगाबाइट है उसमें भी दो है। एक है जिसमें कि आई लगा हुआ है और एक है जिसमें कि आई नहीं लगा हुआ है। तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग मतलब रीज़न है। पहले इसको डिफाइन किया गया, काफ़ी दिनों तक ये चलता रहा, के भी चलता रहा 1024। अब ये 1024 ही क्यों है ना, इसके पीछे भी एक लॉजिक था। लॉजिक ये था कि जैसे नॉर्मली हम लोग जब डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करते हैं और वहाँ पे जब हम किलो को डिफाइन करते हैं तो वहाँ किलो क्या होता है ना कि वो 10⁻³ होता है। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं ना डेसिमल नंबर सिस्टम में कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये 1000 ग्राम जो है ये कुछ नहीं है, ये 10⁻³ है ग्राम है, ऐसा कुछ है। जहाँ कि अब ये 10 का पावर 3 है। तो ये 10 जो है ना 10, यह 10 ही क्यों लिया गया। 10 लेने के पीछे रीज़न ये था कि हम लोग अभी डेसिमल नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है उसका सम पावर वो जो है ना डिफाइन किया गया, किलो के टर्म में डिफाइन किया गया। तो उस तरीके से सोचा गया कि ठीक है कि 1 के जो किलो बाइट होगा, ये बेसिकली क्या हो गया कि ये चूँकि बाइनरी नंबर में हम काम कर रहे हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो है 2 है, तो 2 टू द पावर एंड समथिंग सपोज x, ठीक है, और इतना बाइट्स, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब ये x जो है इसका वैल्यू कितना हो जो कि 1000 के आसपास हो, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो जो कि 1000, तो जब तुम मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, तो उसमें 1000 कभी नहीं आएगा, लेकिन 1024 उसमें आता है, ठीक है। तो ये जब 120 जो 1024 जो है ना, इसको चूँकि 10 एक मतलब 1000 के ये आसपास है, इसलिए क्या किया गया कि 1024 को बना दिया गया 1 के बना दिया गया। बाद में ये फीलिंग हुआ कि ठीक है ये लॉजिकली सही है कि 1 के भी जो है वो 1024 बाइट्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब हम सोचते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नंबर सिस्टम इन दैट केस। लेकिन हुआ क्या कि जब जनरल मतलब ये जो टर्म है KB या MB या GB, बाद में धीरे धीरे ये जनरल लाइफ में भी पॉपुलर होना शुरू हो गया। और जब जनरल लाइफ में यूज होना शुरू हुआ, जैसे कोई आदमी गया हार्ड डिस्क परचेज करने के लिए या रैम परचेज करने के लिए, तो हर जगह मतलब पूछता है वो कि इसका साइज़ जो है कितना MB है या कितना GB है या कितना KB है, इस तरह का टर्मिनोलॉजी आना शुरू हुआ। तो ये बात में सोचा गया कि ठीक है, अब हर आदमी के सामने ये एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता था कि मतलब वाई इट इज़ 1024 एंड वाई इट इज़ नॉट 1000। तो बाद में हो गया कि नहीं हटाओ कि एक नया यूनिट ही डिफाइन कर दो, ठीक है, जो कि नंबर सिस्टम के हिसाब से नहीं होगा, उसमें बस सिंपली वो होगा कि वो 1000 या 10 का पावर जो सिस्टम चलता है उसी को फॉलो कर लेना है। तो चूँकि नया के भी डिफाइन करना था, इसीलिए यहाँ पे KIB कर दिया गया उसको। तो प्रोनाउंसिएशन वाइज दोनों किलोबाइट ही है, ये भी किलोबाइट है, ये भी किलोबाइट है, लेकिन इसमें अगर आई लग गया इसका मतलब है कि ये सिंपल 1000 वाला है। इसमें जिसमें आई नहीं लगा हुआ है वो 10⁻1024 बाइट्स वाला हुआ है। नेचुरली है कि जब हम GB डिफाइन करेंगे तो जैसे मान लो MB डिफाइन करते हैं, तो एक MB जो हमारा है वो 1024 KB के बराबर होगा ऐसे। लेकिन अगर हम MIB डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो ये 1000 MIB के बराबर होगा, ऐसा कुछ। तो दो तरह का टर्मिनोलॉजी चलना शुरू हो गया है। तो आजकल जो भी सामान अगर परचेज करोगे, पेन ड्राइव अगर परचेज करोगे या हार्ड डिस्क वगैरह, तो देखना कि पेन ड्राइव पे लिखा रहता है कि उसका साइज़ कितना है, कैपेसिटी कितना है, या हार्ड डिस्क पे भी लिखा रहता है कि उसका कैपेसिटी कितना है। तो जनरली आजकल जो है ना इसको यूज़ करता है स्मॉल आई वाले को, ठीक है। थोड़ा सा का उसमें साइज़ का अंतर होता है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा का साइज़ का अंतर होता है, क्योंकि नेचुरल है कि ये जो 24 का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस तो वहाँ पे वो अकर करेगा। या डॉक्यूमेंट का भी जो साइज़ है कहीं कहीं पे
वो तुमको ये वाला नज़र आएगा, MIB वाला या KIB वाला नज़र आएगा। तो जब भी वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे तो वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका वैल्यू होगा, उसका टाइप होगा और उसका साइज होगा। असल में ये साइज जो है ये डिपेंड करता है कि उसका टाइप क्या है। साइज बेसिकली डिपेंड करता है कि उसका टाइप क्या है, मतलब हर तरह के टाइप के लिए साइज को फिक्स किया हुआ है। तो जिस समय वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं ना, उस समय जनरली साइज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमको नहीं बताना पड़ता है कि हम कितना साइज को बाइक करने जा रहे हैं। हम लोग को बस केवल ये बताना पड़ता है कि ठीक है कि मेरा जो वेरिएबल है ना, उसका नाम ये है और उसका टाइप ये है। दो चीज़ जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, एक तो वेरिएबल का नाम और दूसरा उसका टाइप। ये में जैसे ही टाइप मेंशन करेंगे तो कंपाइलर समझ जाएगा कि अच्छा इस टाइप के अकॉर्डिंगली साइज इतना होना चाहिए, इस टाइप के अकॉर्डिंगली साइज इतना होना चाहिए, इस टाइप के अकॉर्डिंगली साइज इतना होना चाहिए। एड्रेस जो है वो जिस समय प्रोग्राम रन करता है उस समय एलोकेट किया जाता है। मतलब जिस समय प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उस समय उसका एड्रेस नहीं रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन जब प्रोग्राम वो रन करना शुरू करता है ना, तो उस समय क्या होता है कि उस वेरिएबल को मेमोरी में अपलोड किया जाता है। तो उस मोमेंट में उसके लिए एड्रेस ऑक्युपाई किया जाता है। और ये जो वैल्यू है ये अगर हमने प्रोवाइड कर दिया तब तो ठीक है, और अगर हमने प्रोवाइड नहीं किया तो फिर जो मेमोरी लोकेशन हमारे लिए रिजर्व किया गया, ठीक है, उस पर पहले से जो वैल्यू होगा वही वैल्यू उस वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। अब चूंकि हम जानते नहीं हैं कि वो जो वैल्यू है वो क्या है, इसीलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं कि वैसे वैल्यू को बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू का मतलब हो गया कि वैसा वैल्यू जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस वैल्यू है ना। हम नहीं जानते हैं कि वो क्या है, लेकिन है, कुछ ना कुछ है। तो इसीलिए सी का जो प्रोग्राम हम राइट करते हैं और वेरिएबल डिफाइन करने के जस्ट बाद अगर कुछ उस वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, है ना, इसका गेस करना मुश्किल है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो आउटपुट वहाँ आएगा ही आएगा, लेकिन क्या आएगा ये कहना मुश्किल है। ये वेरिएबल का एस्पेक्ट हो गया। अब ये सीखना है कि हाउ टू डिफाइन ए वेरिएबल, है ना। इन ऑर्डर टू डिफाइन ए वेरिएबल we need to provide at least the data type of the variable and its name। मिनिमम ये दो चीज़ रिक्वायरमेंट है। कम से कम क्या करना है कि उसका टाइप दे बताना है और फिर उसका नाम बताना है। The syntax to define a variable is as follows। बेसिक सिंटैक्स यही है कि फर्स्ट सबसे पहले बताना होगा कि व्हाट इज द डेटा टाइप एंड देन द वेरिएबल नेम एंड देन सेमीकोलन। ये हमारा एक बेसिक सिंटैक्स हो गया। जैसे अगर हम लिखते हैं कि इंट एज, तो यहाँ इंट जो है ये हमारा टाइप हो गया, है ना, और ये एज जो है ये हमारा वेरिएबल का नाम हो गया। वेरिएबल का नाम जो है वो बहुत काम का चीज़ है। काम का चीज़ कि वेरिएबल का नाम अगर मीनिंगफुल है तो हम समझ सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम या वेरिएबल डिफाइन किया गया है इस वेरिएबल के का नेचर क्या है या इसका पर्पस क्या है। लेकिन उसका नाम अगर मीनिंगफुल अगर नहीं है तब फिर उस केस में फिर ये गेस करना मुश्किल हो जाता है कि किस पर्पस के लिए इस वेरिएबल को डिफाइन किया गया है। और आजकल जो भी एडिटर आता है, सारे के सारे एडिटर जो है ना, सब में क्या होता है कि ऑटो सजेशन का फीचर लगा हुआ रहता है। इसलिए वेरिएबल के नाम को छोटा डिफाइन नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। मतलब वो नाम देख के पता चल जाए कि अच्छा इसका पर्पस क्या है। जैसे यहाँ देखने से लग रहा है ना कि ठीक है कि ये जो वेरिएबल एज है जिसका नाम एज है, इसमें किसी न किसी पर्सन का एज होगा। मतलब इसमें किसी का हम वेट नहीं रखने जा रहे हैं, किसी का लेंथ हम नहीं स्टोर करने जा रहे हैं, है ना। अब सिंपल अगर हम लिखते हैं कि इंट एक्स, तो ठीक है कि वहाँ भी ये पता चल जाएगा कि एक्स एक वेरिएबल है जिसका की टाइप इंट है, लेकिन उस एक्स का पर्पस क्या है ये क्लियर नहीं हो पाता है। तो एक्स एक वेरिएबल है, दैट्स ऑल, लेकिन अब वो किस तरह का इंटीरियर स्टोर करेगा ये कहना कुछ मुश्किल काम है। इस कारण से जो है वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वेरिएबल का नाम जो है वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर हम अपर केस में डिफाइन करेंगे तो उसको अपर केस में यूज़ करना है, अगर लोअर केस में डिफाइन करेंगे तो लोअर केस में यूज़ करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
उसका केयर हमको लेना है। जैसे एक ही प्रोग्राम के अंदर हम दो वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, दोनों का नाम सेम हो लेकिन दोनों का केस डिफरेंट हो। जैसे यहीं पे जैसे अगर हम लिखते हैं कि फिर से इंट एज, तो अब ये वाला जो एज वेरिएबल है ना ये अलग हो गया, और ये वाला जो एज वेरिएबल है ये अलग हो गया, क्योंकि इसमें ए जो है कैपिटल किया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम लिख देंगे कि इंट कैप एज, तो तीनों देखने से लग रहा है कि ठीक है तीनों एज के लिए ही यूज हो रहा है, लेकिन ये एज और ये एज, ये तीनों का तीनों एज जो है ना ये अपने आप में तीनों तीन वेरिएबल है। तो वो ये असल में ये चीज़ डिपेंड करता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स जो है ना वो केस सेंसिटिव है या फिर केस इनसेंसिटिव है। ये सब जो लैंग्वेज है सी वगैरह, सी प्लस प्लस, या जावा वगैरह है ना, ये सब मोस्टली जो है सो सब केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा भी है जो कि केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे पहले एक लैंग्वेज हुआ करता था जिसका नाम था कोबोल। तो कोबोल लैंग्वेज में क्या था कि कैपिटल में लिखो तब क्या, स्मॉल में लिखो तब क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वेरिएबल नेम या उसका जो सिंटैक्स वगैरह है सब कुछ उसका सेम ही रहता था। लेकिन आजकल जो भी जैसे अभी भी जैसे HTML है, तो HTML में जो हम लोग टैग का नाम लिखते हैं, हालांकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है लेकिन लैंग्वेज तो है ही, तो वहाँ भी हम लोग जो टैग का नाम लिखते हैं, ए टैग है, बी टैग है, IMG टैग है, तो वो जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। हम अपर केस में लिख दें तब क्या, या लोअर केस में लिख देंगे तब क्या। लेकिन बाकी चीज़ है जैसे जावा स्क्रिप्ट है या CSS है या पाइथन है या PHP है, सब का सब जो है केस सेंसिटिव है। तो माइंड में ये लेके चलना है कि वेरिएबल का नाम जो है वो केस सेंसिटिव होता है। दूसरी बात ये है कि वेरिएबल का नाम जब भी स्टार्ट होगा तो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या फिर वो अल्फ़ाबेट से। हेलो, हाँ नहीं मतलब हमको अब ये केयर लेना है कि अगर हमने इसको ऐसे अगर डिफ़ाइन किया हुआ है तो हमेशा स्मॉल में ही लिखना है। अगर हमने इसको ऐसे डिफ़ाइन किया हुआ है तो हमेशा इसको ऐसे ही लिखना है कि पहला कैपिटल बाकी स्मॉल। अगर हमने इसको ऐसे डिफ़ाइन किया है तो हमेशा कैपिटल ही यूज़ करना है। मतलब इसका क्या, हाँ वैसे रिप्रेजेंट करना है। या वैसा नहीं कि हमने डिफाइन कर लिया स्मॉल में या यूज़ कर रहे हैं कैपिटल में, वो काम नहीं करेगा, एरर दे देगा। तो वो एरर इसलिए दे देगा कि उसको मिलेगा नहीं उस नाम का वेरिएबल, ठीक है। तो अब जितना भी मतलब लैंग्वेज है या सब कुछ है, सब का सब केस सेंसिटिव है। अपर केस का मीनिंग अलग है, लोअर केस का मीनिंग अलग है। ये इसका टाइप कैसे करेंगे, तो सी लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं कि कॉमनली यूज जो डेटा टाइप्स है, commonly used data types, एक तो सबसे पहला कैर है जो कि सिंगल कैरेक्टर के लिए है, सिंगल कैरेक्टर। हम अल्फ़ाबेट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट से माइंड में ये चला जाता है कि केवल ए से लेकर के जेड तक, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है। दूसरा जो है वो है इंट है ना, स्मॉल होल नंबर। फिर फ्लोट है, स्मॉल फ्रैक्शनल नंबर। लॉन्ग, लार्ज होल नंबर, डबल, लार्ज फ्रैक्शनल नंबर। ये हमारा बेसिक टाइप है जिसको कि जनरली हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जितना भी टाइप है ना, फिर उसमें भी दो पॉसिबिलिटी चलता है कि वेदर इट इज साइंड और वेदर इट इज अनसाइंड, दो टर्म इसमें आता है। एवरी डेटा टाइप कैन बी साइंड और अनसाइंड। साइंड का मतलब क्या हो गया कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और अनसाइंड का मतलब हो गया कि केवल उसमें पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो साइंड ही चलता है।
अगर किसी को अनसाइंड डिफाइन करना है ना, तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अनसाइंड, और फिर उसका टाइप, और फिर वेरिएबल का नाम। इन केस ऑफ signed, a variable can store both positive and negative values, while in case of unsigned, a variable can store only पॉजिटिव वैल्यूज। तो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि उसका रेंज भी चेंज हो जाता है ना, अकॉर्डिंगली द रेंज ऑफ वैल्यूज also changes according to signed or unsigned. By default, when we don't mention the nature, then it becomes signed। जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है कि इंट और एज, तो ये जो है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू साइंड इंट एज, दोनों बराबर हो गया। जो मीनिंग इसका है वही मीनिंग इसका भी है। तो अंतर यह है कि यहाँ पे हमने साइंड लिखा नहीं था, है ना, और यहाँ पे साइंड लिखा हुआ है। तो अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो साइंड हो जाएगा। हाँ, अगर अनसाइंड डिफाइन करना है तो वहाँ लिखना होगा कि अनसाइंड इंट एज। अंतर ये होगा कि ये वाला जो वेरिएबल है एज, इसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो वेरिएबल है एज, इस वेरिएबल में हम केवल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको राउंडिंग कर लेता है वो, है ना। मतलब वो सी के प्रोग्राम में जनरली क्या होता है ना कि राउंडिंग का कंसेप्ट चलता है कि जिसका जितना रेंज डिफाइन किया हुआ है उस रेंज के बाहर का वैल्यू अगर हम उसमें हम कोशिश करेंगे प्लेस करने का, तो वो क्या करेगा कि उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको राउंड करके फिर अपने ही रेंज के अंदर उसको वो ले लेगा। इसका छोटा सा एग्जांपल लेंगे तब और क्लियर हो जाएगा वो। जैसे सबसे सिंपल जो एग्जांपल है पहला वाला, हेलो, सबसे पहला जो एग्जांपल था हम लोग का ये वाला कैर वाला है। तो जनरली ऐसे में साइज कितना डिपेंड करता होगा ना, वो भी डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन हम लोग जनरली क्या मान के चलते हैं कि कैरेक्टर जो है इसका साइज 1 बाइट है, इंटीजर जो है इसका हमें लिख देते हैं, कैरेक्टर जो है वो जनरली 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। ये जो इंटीजर हमारा है ये 2 बाइट्स, फ्लोट जो है 4 बाइट्स, लॉन्ग भी जो है वो 4 बाइट्स, डबल जो है वो 8 बाइट्स। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका कैरेक्टर वाले का, कि कैरेक्टर मान लो हमने यहाँ पे लिखा एक वेरिएबल डिफाइन किया कि कैर और एक्स, तो ये एक्स जो है ना एक वेरिएबल हो गया।
कैरेक्टर टाइप का ये इसमें क्या होगा ये जो है ना मेमोरी में 1 बाइट जगह लेगा ये यहाँ पे ये हेयर x will consume 1 byte in memory। अब 1 बाइट का मतलब क्या हो गया कि 8 बिट्स, ठीक है। ये हमारा, तो हमारे पास जो है ना 8 बिट का हमारे पास जगह है जिसमें कि हम x के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। वो जगह जो है उसको हम दिखाते हैं, इस पे एक्सेल पे करके दिखाते हैं। तब वहाँ पे ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम बनाना आसान है। जैसे ये पहला बिट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 बिट का हमारे पास जगह है ये। तो इसमें मतलब मिनिमम क्या पॉसिबिलिटी है और मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी है, कि मिनिमम हम कितना स्टोर कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हैं। चूँकि बाइनरी हम लोग डिजिट में काम कर रहे हैं तो नेचुरल है कि वहाँ पे या तो हमारे पास 2 ही डिजिट है, या तो 0 है या फिर 1 है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है, मिनिमम पॉसिबिलिटी है कि या यहाँ 8 टाइम्स ये 0 होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि 8 टाइम वो 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा कुछ। तो ये जो 8 टाइम जो 0 है या 8 टाइम जो 1 है ना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक बाइनरी नंबर है। सिमिलरली ये भी हमारा एक बाइनरी नंबर है। तो इस बाइनरी नंबर को जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल वाले में, तो नेचुरल है कि इसमें सब कुछ तो 0 0 है, तो ये क्या होगा, ये 0 का 0 ही रह जाएगा डेसिमल में भी। लेकिन इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल वाले में, तब ये कैसे कन्वर्ट होगा, है ना। ये जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा है। इसको कन्वर्ट करना है, ये बाइनरी में है इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, याद है किसी को? इसे 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। ये 2 का पावर 0, ये 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6 और 2 का पावर 7। ऐसे मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 7 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 5 प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाइड का सिंबल होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 0। ऐसा नहीं, ये फाइनल हमारा जो है ये डेसिमल नंबर हो जाएगा। तो नेचुरल है कि ये तो होगा, ये सबसे पहला नंबर जो है ना ये 0 होगा, ये वाला जो नंबर है ये वाला, ये 0 होगा। चूँकि नहीं, ये हो जाएगा 1, 2 का पावर 0 हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा 1 हो गया एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो वो कितना हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा, 2 to the power 1 हो गया,
तो 2 टू द पावर 1 जो है वो हो गया 1, 2 टू द पावर 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये सिंपली ये 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। इसको और देखा निकालते हैं, फिर ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 16, 32, then 64, and then 128। क्या करना है, सबको जो है ना जोड़ देना है, नहीं 128 and then plus 32 then plus 'फाइनल जो सम हमारा आएगा वो कितना आएगा, इसको हम लोग सम को एड निकाल दे सकते हैं, कुछ नहीं है, ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस, इसी एक्सप्रेशन को जो है ना यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसमें कमांड होता है BC, ये कैलकुलेटर है बेसिकली, इसमें जाके पेस्ट कर लिया। हेलो, आ रहा है आवाज़, तो टोटल कितना वैल्यू आ गया है यहाँ पे, 255 आ गया ये, नहीं तो ये 255 जो है हमारा है ना, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मतलब 1 बाइट अगर मेरे पास अगर जगह है तो उस 1 बाइट में कम से कम हम 0 स्टोर कर सकते हैं, और अधिक से अधिक हम 255 उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो 0, हाँ तो 0 हमारा हो गया मिनिमम, और मैक्सिमम जो हो गया वो 255 255 हो गया, 255 हो गया। तो ये केस हो गया किसके लिए, ये केस हो गया अनसाइंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं है। ये केस जो हो गया ये किसके लिए हो गया, अनसाइंड के लिए हो गया। अब जब साइंड के टर्म में जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो साइंड के टर्म में क्या होगा कि हमको इस पूरे रेंज को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, इक्वली डिवाइड करना होगा। तो चूँकि काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है 0 से, जा रहे हैं हम कहाँ तक, 255 तक। इसका मतलब है कि मेरे पास टोटल 256 वैल्यू मेरे पास है ना, चूँकि 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, और जा रहे हैं 255 तक, तो इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास 256 वैल्यू मेरे पास है। तो अगर उसको साइंड में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 256 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। 256 को हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, एक मिनट, इन केस ऑफ 1 बाइट, the minimum value to be stored is 0 and maximum value to be stored is 255। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू हमारा आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है इक्वल टू 255 के। So there are 256 types of values that we can store in 1 byte memory location. When we have to define the range in case of signed,
256 in 2 equal parts, ना, that is 256 by 2. So naturally कितना हो जाएगा 128. Okay, so it looks like the range of values in assigned char should be -128 to +128, but as 0 is considered positive, and so the actual range becomes like -128 to +127, like this. मतलब ये तो -128 सही रहा है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपर लिमिट हमारा है ना वो 128 नहीं होता है, वो एक्चुअल में होता है 127, क्योंकि एक जीरो भी इसके अंदर लगा हुआ है। और जो जीरो हमारा है वो क्या है, वो नेगेटिव नहीं है, जीरो जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव वाला रेंज जो है ना एक कम हो जाता है। तो नेचुरल हो गया है कि अगर हमारे पास अनसाइंड कैर है तो इस केस में जो रेंज होगा वो 0 से 255 होगा, लेकिन अगर ये साइंड कैर अगर है तो उस केस में ये -128 टू +127 होगा, इस तरीके का चीज़ होगा। अगर इसके बाहर का हम अगर वैल्यू इसमें स्टोर करना चाहेंगे तो वो इसमें स्टोर नहीं होगा, एरर भी नहीं देगा वो, ऐसा नहीं कि एरर देगा, एरर भी नहीं देगा, लेकिन क्या करेगा उसको राउंड कर लेगा उस केस में, है ना। इफ़ वी विल ट्राई टू स्टोर वैल्यू which is outside this range, then that value will be rounded inside this range, ऐसा कुछ होगा ये। जैसे मान लो हम लिखते हैं कि इंट x यहाँ पे, तो यहाँ बेसिकली क्या है, इंट नहीं कैर इसको लेके चलो, क्योंकि हम लोग 1 बाइट में काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ क्या है कि x इज ए साइंड कैर वेरिएबल, ठीक है। साइंड लिखा हुआ नहीं लेकिन फिर भी वो साइंड है। तो साइंड के केस में क्या है कि +127 से ज़्यादा हम स्टोर कर ही नहीं सकते हैं। तो अब अगर हम लिखते हैं कि x इक्वल टू 120, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ क्या होगा कि x विल कंटेन 120, क्योंकि 120 जो है ना इस रेंज में आता है, हाँ ले सकता है। लेकिन अगर हम लिखेंगे कि x इक्वल टू 128, अब ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि 128 इस रेंज में नहीं ना है, इसका जो रेंज है वो +127 तक ही है। तो ये क्या करेगा ना, अपने फिर से ये राउंड वापस जाएगा। तो अब यहाँ पे x विल कंटेन -128। अगर हम लिखते हैं कि x इक्वल टू 129, तो यहाँ क्या होगा कि x विल कंटेन -127, मतलब वो उसी रेंज में वो घूम रहा है वो, क्योंकि जैसे हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि हम रेंज से एक स्टेप आगे चले गए। रेंज हमारा था 127 तक का, लेकिन असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं 128, तो ये फिर बैक जाएगा। अब बैक जाकर देखेगा कि ये वाला वैल्यू उसको डाल देगा, -128 कर लिया। यहाँ हम लोग क्या किया कि दो स्टेप आगे गए, तो 129 कर रहे हैं, लेकिन 129 स्टोर करना इसका कैपेसिटी नहीं है, तो वो फिर बैक जाएगा।
अब बैक से दो बैक लेगा तो पहला तो -128 और फिर उसके बाद -127, इसलिए ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं कि x इक्वल टू -120, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, चूँकि ये उसके रेंज में है। तो यहाँ पे है कि x विल कंटेन -120, लेकिन हम अगर लिखते हैं कि x इक्वल टू -129, तो अब यहाँ लग रहा है कि ये नेगेटिव वैल्यू स्टोर करने जा रहा है, लेकिन ये जो -129 है ना, ये इसके रेंज के बाहर का वैल्यू है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि एक्चुअल में x विल कंटेन +127। तो देखने से ऐसा नहीं है कि ये एरर दे देगा, एरर भी नहीं देगा, लेकिन इंटरनली क्या होगा ना कि इंटरनली हम तो मत सोच के जाएंगे कि ठीक है कि हमने क्या किया कि x में जो है 120 -129 उसमें डाल दिया, लेकिन इंटरनली तो वो ले लिया क्या +127, ठीक है। अब आगे जो भी कैलकुलेशन करेगा वो +127 पे कैलकुलेशन करेगा। हमारे माइंड में ये सेट रहेगा कि किसमें 130 में ना, तो ये हो जाएगा +126 हो जाएगा, ये राउंड करेगा उसको +126 हो जाएगा उसको, मतलब इसी रेंज में उसको घूम फिर के रहना है, ठीक है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो डिपेंड करता है कि हम कैसे वैल्यू प्लेस करते हैं। हाँ, अपने एडजस्ट कर, हाँ। तो एज ए प्रोग्रामर हमको ये ध्यान रखना है, नहीं तो पता है कि हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम इस वैल्यू पे कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे, और इंटरनली जो कैलकुलेशन हो रहा है वो इस पे कैलकुलेशन हो रहा है। नेचुरली कि आउटपुट हमारा जो है वो डिफर कर जाएगा, नहीं जो आउटपुट हमारे माइंड में है ना, वो आउटपुट हमारे माइंड में वहाँ पे नहीं आएगा वो चीज़। तो इस चीज़ को जो है ना ध्यान में लेके चलना है। और इस तरह का प्रॉब्लम जनरली हर लैंग्वेज में है, लेकिन आजकल जो लैंग्वेज सब आ रहा है उस सब में इस तरह का प्रॉब्लम दूर किया हुआ है। अब उस तरह का सिस्टम नहीं है। अब मतलब जो असल में वेरिएबल का जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट ही अब चेंज हो गया। मतलब पहले कंसेप्ट था क्या कि वेरिएबल जो डिफाइन करने का मतलब होता है कि मेमोरी में ये करना, जगह ऑक्युपाई करना। अब वो सिस्टम नहीं है, अब मेमोरी में जगह ऑक्युपाई करने का सिस्टम नहीं है, क्योंकि अब मैक्सिमम लैंग्वेज जो है ना इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है। अब वो कंपाइलिंग लैंग्वेज नहीं है। कंपाइलिंग लैंग्वेज के नाम पे यही C++ और डार्ट एक नया आया है, सो है, ठीक है। इंटरप्रेटिंग में क्या होता है कि इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज में जो है ना, वहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने का मतलब ये नहीं होता है कि मेमोरी में जगह एलोकेट करना। वहाँ असल में वो फाइंड रिप्लेस की तरह काम करता है, ठीक है। कि जैसे हमने लिखा x इक्वल टू 5, तो वो समझता है कि सिंपली कि x एक सिंबल है, ठीक है, जो कि 5 को रिप्रेजेंट करता है। अब जिस समय प्रोग्राम रन करता है ना, उस समय वो जहाँ जहाँ उसको x मिलेगा उस जगह पे वो 5 प्लेस कर देगा, ठीक है, और फिर अपना वो कैलकुलेशन कर लेगा। तो वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज अपना वो वेरी करता रहता है। तो ये इसका रेंज का सिस्टम है। इसी तरीके से जैसे हम लोग भी कैलकुलेट किए हैं 1 बाइट के लिए ना, उस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 2 बाइट के लिए भी, नहीं। तो ये सिस्टम हो गया कि हाउ टू डिफाइन वेरिएबल। अब ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार में हम एक ही वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हम अगर चाहें तो एक बार में मल्टीपल वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। बस वेरिएबल का नाम, कॉमा, फिर नेक्स्ट वेरिएबल का नेम, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट वेरिएबल का नेम, कॉमा, इस तरीके से। हाँ, कि अगर उसका टाइप अगर सेम है ना, कि व्हेन वी हैव टू डिफाइन more than one variables of same type, then it can be done in a single line also. जैसे int quantity, रेट, कॉस्ट, ऐसा कुछ। तो अब एक ही लाइन में 3 वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। पहला वेरिएबल का नाम क्वांटिटी है, दूसरे का नाम रेट है, तीसरे का नाम कॉस्ट है। नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। इसी चीज़ को हम चाहते तो अलग अलग लाइन डिफाइन करते हैं, जैसे इंट क्वांटिटी, फिर इंट रेट, फिर इंट कॉस्ट। तो दोनों का जो इफेक्ट है वो
का जो इफेक्ट है ना मतलब वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो एक ही लाइन में 3 वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पे तीनों को अलग लाइन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल के नाम में जो है ना कॉमा लगा देना है, और इस केस में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है चूँकि सिंगल ही है। और एक बार जब वेरिएबल डिफाइन हो गया तो उसमें वैल्यू प्लेस करने के लिए जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको यूज़ करना है, वही इक्वल टू वाला सिंबल, जैसे यहाँ भी हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे ये वाला। नहीं, यहाँ इक्वल टू का जो सिंबल है ना ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस कर देता है, ये इसका काम है। और वेरिएबल में जो वैल्यू चला गया तो अब उस वैल्यू को फिर हम चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं कि वंस ए वेरिएबल has been defined then we can put some value into it using assignment operator। जैसे क्वांटिटी इक्वल टू 10, फिर जैसे रेट इक्वल टू 100, ऐसा कुछ, कॉस्ट इक्वल टू 50 या 500, इस तरीके से। तो ये जो ऑपरेटर है सिंगल इक्वल टू, ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है कि राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको इवेलुएट करके वो लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस कर देता है कि द सिंबल इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू पुट द वैल्यू ऑफ RHS इनटू LHS। RHS का मतलब हो गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इनटू LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ये इसका काम है, ठीक है। और जब वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया, उसका वैल्यू दे दिया, तो अब उसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सिंपल वही प्रिंटफ यूज़ करना है और उसके अंदर जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को यूज़ करना है इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। वी कैन यूज corresponding format string inside the printf function। सबका फॉर्मेट स्ट्रिंग अपना अपना डिफाइन किया हुआ है। जैसे कैरेक्टर वाले का %c है, इंटीजर वाले का %i भी है, %d भी है, फ्लोट वाले का जो है %f है, नहीं लॉन्ग का %ld है और डबल वाले का %lf है। यहाँ लिख देते हैं जो कैरेक्टर का जो वेरिएबल होगा उसके लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग %c है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल अगर है तो %d भी यूज़ कर सकते हैं या फिर %i भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए %ld है, फ्लोट के लिए %f है, फिर डबल के लिए %lf है। इसको हम लोग चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहीं पे ये वाला जो फाइल है इसको भी क्या करते हैं कि क्लोज करते हैं। एक नया छोटा सा प्रोग्राम एक लिखते हैं age.c।
h इंट मेन। अब यहाँ वेरिएबल जो डिफाइन करना है, मान लो एक वेरिएबल डिफाइन किया गया एज नाम का, फिर बाद में एज हमने सेट कर दिया 15। अब इस 15 को अगर डिस्प्ले करना है कुछ मैसेज के थ्रू तो लिख सकते हैं कि प्रिंट एफ यू आर % ईयर्स ओल्ड। तो इसमें जैसे ये जो हमारा जो पहला जो आर्गुमेंट है यू आर % ईयर्स ओल्ड, इसमें ये जो है फॉर्मेट स्ट्रिंग है और ये जो है एस्केप सीक्वेंस है। तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग बताना पड़ेगा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग किस वेरिएबल के वैल्यू को हम यहाँ प्लेस करना चाहते हैं। तो हमारा वेरिएबल का नाम एज है, तो यहाँ लिख देंगे एज एंड फाइनली रिटर्न 0। अब इसको रन कराते हैं age.c वाले को। gcc age.c -o age.x कर दो इसको। अब age.x नाम का एक फाइल बन गया ये वाला, जिसको कि हम चाहे तो रन कर सकते हैं। तो /age.x आ गया, यू आर 15 ईयर्स ओल्ड। यहीं पे हम अगर चाहें तो %l भी यूज कर सकते हैं, %i मीन्स क्या है, चूँकि इंटीजर है तो ये i भी वो सेम काम करता है जो %d करता है। d स्टैंड्स फॉर डेसिमल नंबर, तो या तो %d यूज कर लो या फिर %i यूज कर लो, दोनों का मीनिंग सेम ही है, सेम आउटपुट आ गया नहीं। तो दोनों का दोनों फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है ना वो काम करता है इसके लिए, इंटीजर टाइप के लिए। तो वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले करने का सिस्टम यही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि एक जो हमारा स्ट्रिंग है उस एक स्ट्रिंग के अंदर केवल एक ही फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज होगा। वो डिपेंड करता है कि हम कितने वेरिएबल्स के वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं। अगर 2 वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो नेचुरल है कि 2 फॉर्मेट स्ट्रिंग बनाना होगा, यूज़ करना होगा। अगर 3 को डिस्प्ले करना है तो 3 फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करना होगा। मतलब ये मैच करना चाहिए। सिंपल सा रूल इसका यही है कि पहला जो हमारा स्ट्रिंग है उस पहले स्ट्रिंग में के अंदर जितना भी हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो हर के कोरस्पॉन्डिंग उसका जो वेरिएबल का नाम है वो यहाँ पास किया हुआ होना चाहिए, तब वो प्रॉपरली काम करेगा, अदरवाइज वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और प्लस उसका डाटा टाइप भी मैच करना चाहिए, मतलब इसका जो टाइप है वही कोरस्पॉन्डिंग यहाँ वैल्यू यूज़ करना है, तब वो प्रॉपर वे में काम करेगा। बाद वाला जो लैंग्वेज C++ वगैरह है वहाँ पे ये सब चेक करना है, वहाँ तो सिंपल सी आउट है और अपना उसको खुद ब खुद वो चेक कर लेता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है और अकॉर्डिंगली वैल्यू को डिस्प्ले कर देता है। आजकल जो लैंग्वेज है उसमें तो चूँकि टाइप है ही नहीं, जब टाइप नहीं है तो वेरिएबल का नाम आदमी डाल देता है, वहाँ पे उस मैसेज को डिस्प्ले कर देता है। लेकिन ये चूँकि पुराना लैंग्वेज है इसमें फिक्स किया हुआ है सब कुछ, इसलिए थोड़ा सा केयर खुद से लेना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि ऑपरेटर्स वगैरह ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आउटपुट वगैरह हो गया है ना, और वेरिएबल्स को डिफाइन करना और बेसिक कैलकुलेशन बता, जो ऑपरेटर्स यूज़ करके और जो बेसिक कैलकुलेशन है ना उस बेसिक कैलकुलेशन को बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे इनपुट वगैरह लेना है, क्या क्या काम करना है। नेक्स्ट क्लास जो है ना फिर अब ट्यूसडे को फिर हम सेट कर देंगे। ट्यूसडे को भी देखते हैं या तो 1 बजे से फिर या फिर 2 बजे से, नहीं तो 2, ये जो टाइम है 2। हेलो, हाँ बोलो ना, बोलो। हाँ काम करेगा, वहाँ भी काम करेगा। टर्बोसीपी, अब टर्बोसीपी को करता, हम लोग तो यूनिक्स पे काम करते हैं, लिनक्स पे, तो वो हाँ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है तो ठीक है, नहीं तो टर्बो नहीं, तुम विंडोज़ अगर है तुम्हारे पास ना तो डेव C++ डाउनलोड कर लेना, है ना। विंडोज़ के लिए आता है डेव C++, ठीक है, इसको डाउनलोड करना। कौन सा विंडोज़ है, 8 या 10, कौन सा है? 10 है ना, बस वही डाउनलोड कर लेना इसको, डेव C++, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना।
तो ये काफ़ी अच्छे से काम करेगा। या फिर ऑनलाइन बहुत सारे कंपाइलर है, उस पर भी हो जाएगा। लेकिन ये लोकल सिस्टम पे काम करने के लिए ये काफ़ी अच्छा है विंडोज़ के लिए, डेव सी प्लस प्लस जो है। हम लोग जो काम करते हैं विंडोज़ में काम करते नहीं है, लिनक्स में काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे कमांड के थ्रू काम करना होता है। लेकिन सेम प्रोग्राम दोनों जगह काम करेगा, यही कोड वहाँ भी काम कर जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तभी क्लास के बाद हम क्या करेंगे कि फाइल्स वगैरह को अपलोड कर देंगे, ठीक है। और इसका जो रिकॉर्डिंग हुआ है उस रिकॉर्डिंग को भी यूट्यूब पे डाल करके उसका लिंक शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप वाले पेज ग्रुप में जो है, ठीक है। नहीं मतलब ये जो भी क्लास का जो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, उस रिकॉर्डिंग को हम लोग क्या करेंगे यूट्यूब पे डाल देंगे और उसका लिंक भेज देंगे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। तो उससे क्या होगा कि क्लास का रिकॉर्डिंग भी हमेशा वो बना हुआ रहेगा। जब भी मन करे तो उसको खोल कर आदमी देख सकता है कि क्लास में क्या डिस्कस हुआ है, नहीं डिस्कस हुआ है। वो यूनिवर्सिटी का अपना एक बना हुआ है यूट्यूब पे अकाउंट, उसी अकाउंट में उसको हम अपलोड कर देंगे उस वीडियो को, और फिर उसका लिंक शेयर कर देंगे। अब बाकी जो फाइल है उस फाइल को हम अपलोड कर देंगे व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे। फिर ट्यूसडे को हम मिलते हैं फिर।